डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट सेकंड फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक ट्रांजिस्टर पर अपना व्याख्यान देने वाला हूं। आज के अपने इस व्याख्यान के अंदर ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, किस तरह से ये वैक्यूम ट्यूब से और बेहतर हैं, इसके साथ ही साथ में ट्रांजिस्टर की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, और अनबाइस्ड पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर किस तरह से होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या उनका बिहेवियर होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को अपने व्याख्यान में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आता हूं जिन्होंने ट्रांजिस्टर की खोज की, और यहाँ ये इस स्लाइड के अंदर मैंने उन तीनों सज्जनों का फ़ोटो दिखाया है जिन्होंने और ट्रांजिस्टर की खोज की। सबसे पहले यहाँ ये जो महोदय हैं, इनका नाम है जॉन बार्डिन। जॉन बार्डिन एक अमेरिकी फिजिसिस्ट थे, और ये साथ ही साथ में इलेक्ट्रिक इंजीनियर भी थे। और ये सज्जन थे जिनको फिजिक्स का 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। एक बार तो ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए विलियम शॉकले और वाल्टर ब्रेटन के साथ में, और दूसरा 1972 के अंदर जो सुपर कंडक्टिविटी है उसकी बीसीएस थ्योरी के लिए कूपर श्रीफर के साथ में बार्डिन को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इस तरह से इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। इसके साथ में ही यहाँ पर ये जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है विलियम ब्रैडफोर्ड शॉकले। और ये शॉकले हैं, ये भी अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक तथा महान आविष्कारक थे जिन्होंने वाल्टर ब्रेटन व बार्डिन के साथ मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया, और इसके लिए भी जिसके लिए 1956 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ ये जो थर्ड जो दिख रहे हैं, यहाँ ये जो थर्ड सज्जन हैं, ये हैं वाल्टर हाउजर ब्रेटन। ये भी अमेरिकी साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे, और ये इनको भी 1956 के अंदर बार्डिन और विलियम शॉकले के साथ में और ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट अब मैं आता हूँ कि जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में ज़्यादा उपयोगी क्यों होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो यहाँ 1950 के अंदर ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर था, इनका डेवलपमेंट शुरू हुआ, और एक कॉमर्शियल रूप में इनका जो प्रयोग है 1952 के अंदर टेलीफोन स्विचिंग परिपथों में किया गया। यहाँ जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर जिसको मैं कह रहा हूँ द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर में 2 पीएन संधियाँ लगी होती हैं, और इसके साथ ही साथ में द्विध्रुवी शब्द का अर्थ है कि होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही विपरीत ध्रुवित पदार्थ के इंजेक्शन प्रोसेस में भाग लेते हैं। तो यहाँ ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये निर्वात नलिकाओं की तुलना में अधिक लाभदायक है, क्योंकि इनके अंदर जो पहला है, इन्हें ना तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है और ना ही इन्हें ऊष्मा का क्षय होता है। पहली वो है, ये आकार में छोटे, वजन में हल्के होते हैं, बिल्कुल छोटे से इनकी जो साइज़ होती है बहुत छोटी होती है। ट्रांजिस्टर के द्वारा शक्ति अवशोषण बहुत कम होता है, जिसके कारण से इनकी दक्षता अधिक होती है। इनका तुरंत उपयोग किया जा सकता है।
प्रचालन शुरू होने में कोई समय नहीं लगता, जबकि जो वैक्यूम ट्यूब होती हैं तो उनके शुरू होने के अंदर पहले कुछ समय लगता है, अर्थात वो पहले गर्म होती हैं, गर्म होने के पश्चात में वो फंक्शन में आती है, ऑपरेशन में आती है। ये बहुत ही कम प्रचालन वोल्टता, अर्थात इनके लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज कुछ वोल्ट की पर्याप्त होती है इनका उपयोग, जबकि वैक्यूम ट्यूब उसके लिए काफ़ी वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है और वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन के अंदर ये ज़्यादा समय तक चलते हैं। अतः ट्रांजिस्टर ने अपने इन विशिष्ट गुणों के कारण निर्वात नलिकाओं को कई मायनों में और कई कार्यों में प्रतिस्थापित कर दिया। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, तो यहाँ इसके लिए मैंने ये फिगर के अंदर यहाँ दो वो दिखा दिए हैं, एक PNP और दूसरा NPN। तो यहाँ ये जो ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर भिन्न भिन्न डोप्ड क्षेत्र वाली 3 परतों से बनी अर्धचालक युक्ति होती है। यह NPN तथा PNP 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने ये PNP को इधर दिख दिया और ये NPN है, ये इसके अंदर राइट हैंड साइड के अंदर इस फिगर के अंदर मैंने दिखा दिया है। ट्रांजिस्टर के 3 भाग होते हैं, तो जो मध्य भाग होता है उसको क्या नाम दे दिया जाता है, आधार कहा जाता है। ये वाला जो है ये इसको आधार कह देते हैं। यहाँ जो भारी भाग होते हैं इनको उत्सर्जक और संग्राहक कह दिया जाता है। तो यहाँ इसके अंदर भी NPN ट्रांजिस्टर के अंदर भी ये तो क्या हो गया, यहाँ इसको बेस कह देते हैं, आधार कह देते हैं, और ये वाले जो पार्ट है इनको उत्सर्जक और संग्राहक इनको नाम दे दिया जाता है। तो इस तरह से यद्यपि दोनों बाहरी क्षेत्र एक ही प्रकार के NPN ट्रांजिस्टर के लिए N अर्धचालक और PNP ट्रांजिस्टर के लिए P अर्धचालक होते हैं, परंतु दोनों के कार्यों को परस्पर प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। दोनों क्षेत्रों के भौतिक और विद्युत गुण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर में 2 PN संधियां होती हैं। उत्सर्जक व आधार के मध्य संधि को उत्सर्जक आधार संधि JE के द्वारा, जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, और जो दूसरी होती है उत्सर्जक ये तथा संग्राहक व आधार के मध्य जो संधि होती है उसको JC के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। संग्राहक आधार संधि कह दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ जो इसके बेसिक ये है, ये इसके अंदर दिखा दिया, इमिटर रीजन जिसको उत्सर्जक कह देते हैं, कलेक्टर रीजन जिसको यहाँ ये कलेक्टर रीजन एमिटर रीजन के द्वारा इनको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। इमिटर रीजन और कलेक्टर रीजन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अब यहाँ जो ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं, इन अधिकांश ट्रांजिस्टरों में संग्राहक क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा बनाया जाता है। जैसे मैंने इसके अंदर पीछे वो कर रखा था, बना रखा था, जैसा कि इसके अंदर बनाया हुआ है। जैसे ये है, ये संग्राहक क्षेत्र है, ये उत्सर्जक के कंपैरिजन में क्या है, ये संग्राहक क्षेत्र उत्सर्जक के कंपैरिजन के अंदर क्या रहता है, संग्राहक क्षेत्र ये उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा बनाया जाता है इसको। ये जो से ये इस भाग के कंपैरिजन में ये वाला जो भाग है ये इसके अंदर बड़ा होता है। वह आधार क्षेत्र को बहुत पतला बनाया जाता है। जैसे इन दोनों के कंपैरिजन के अंदर देखते हैं तो जो आधार है, ये वाला जो आधार है N और ये जो P है, ये बीच वाला जो भाग है, ये क्या है, इन दोनों के कंपैरिजन के अंदर क्या रहता है, बहुत पतला होता है। तो यहाँ ये जो भाग होता है इसको यहाँ इस फिगर के अंदर मैंने प्रदर्शित कर दिया है। ये जो फिगर है इसके अंदर देखिए, यहाँ इस फिगर के अंदर, किस फिगर के अंदर ट्रांजिस्टर के लिए कुल चौड़ाई व मध्य भाग क्षेत्र की चौड़ाई का अनुपात 0.150/001 या 150:1 होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टोटल भाग के कंपैरिजन के अंदर और इसका जो मध्य भाग है जिसको आधार कहते हैं उसकी जो अनुपात क्या है, 150:1, अर्थात जो मध्य भाग होता है इसकी कुल चौड़ाई के कंपैरिजन में क्या रहता है, अत्यल्प होता है।
और मध्य भाग में जो डोपिंग होता है वो भी भारी भागों की तुलना के अंदर कम होती है। और इसमें लगभग क्या हो रहता है 10:1 या इससे भी कम होता है। अर्थात भारी क्षेत्रों के अंदर 10 है तो अंदर वाले जो मध्य भाग है जिसको आधार कहते हैं उसके अंदर क्या है 1 या उससे भी कम होता है। अब संग्राहक में मादन ये 10⁻17 प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। उत्सर्जक का अधिक मादन और उत्सर्जक में कितना रहता है 10⁻19 प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तथा आधार के अंदर इसका मान कितना रहता है 10⁻16 प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो बेस जो आधार होता है, आधार के जो डोपिंग है वो संग्राहक और उत्सर्जक के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ इसमें रिप्रेजेंट कर दिया है। ये उत्सर्जक क्षेत्र आधार क्षेत्र को आवेशवाहक अर्थात एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन व पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर होल प्रदान करता है। ये उत्सर्जक क्षेत्र आधार क्षेत्र को देता है, जिनमें से अधिकांश आवेशवाहक आधार क्षेत्र को पार करके संग्राहक में पहुंचते हैं तथा संग्राहक इन आवेशवाहकों को संग्रहित करने का कार्य करता है। अब यहाँ मैंने इसके अंदर फिगर के अंदर जो नीचे ये फिगर दिखाया है, इस फिगर के अंदर और कुछ वो कर दिया है कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ इसमें देखते हैं इस फिगर के अंदर कि उत्सर्जक के शीर्ष पर लगा तीर का निशान P से N की ओर धारा की दिशा को व्यक्त करता है। तो यहाँ इस फिगर में उत्सर्जक आधार व संग्राहक धाराओं को क्रमशः IE, IC, IB तथा IC द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ जो इसके अंदर दिखा रहे हैं ये इसके अंदर ये IE, IC और यहाँ ये IB के द्वारा इसको दिखाया गया है। और VBE, यहाँ जो VBE है वो क्या कर रहा है VBE ये ट्रांजिस्टर के आधार व उत्सर्जक के मध्य वोल्टता पतन को व्यक्त करता है। इसी प्रकार VCB और VCE क्रमशः संग्राहक आधार और संग्राहक उत्सर्जक के मध्य वोल्टता पतन को निरूपित करता है। और जहाँ VEB का मान यहाँ VE माइनस VB के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ जो VEB है ये VCB का मान कितना है VC माइनस VB के द्वारा, और VEC इसको किससे कर देते हैं VE माइनस VC के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से यहाँ ये जो वोल्टता पतन है उसको इस तरह से व्यक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट, अब ये इसके अंदर देखते हैं कि अनबाइस्ड जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है वो किस तरह से और काम करता है। तो यहाँ ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ देखिए कि ये जो फिगर है इस फिगर के अंदर ये अबायसित द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर को प्रदर्शित किया गया है। अनबायस्ड पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। जब ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक E, आधार B और संग्राहक C टर्मिनल खुले रहते हैं तो द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर को अबायसित या अनबायस्ड ट्रांजिस्टर या खुला परिपथ ट्रांजिस्टर कहा जाता है। अर्धचालक डायोड की तरह ही यहाँ भी संधियों पर डिफ्यूजन क्रिया होती है। मुक्त आवेश वाहकों के विसरण के कारण दोनों पीएन संधियों पर अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है और कमरे के ताप लगभग 300 केल्विन पर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए पोटेंशियल बैरियर की ऊंचाई 0.7 वोल्ट तथा जर्मेनियम ट्रांजिस्टर के लिए 0.3 वोल्ट होती है। अब चूंकि ट्रांजिस्टर के तीनों भागों को डोपिंग कंसंट्रेशन भिन्न होती है, अतः उत्सर्जन आधार संधि और संग्राहक आधार संधियों पर अवक्षय परत की चौड़ाई भी भिन्न भिन्न होती है।
अधिक मादन वाले क्षेत्रों में संधि के निकट आयनों की सांद्रता अधिक होती है, जिसके कारण अवक्षय परत की चौड़ाई व विभव रोधिका की ऊंचाई अधिक होती है, जैसा कि इसके अंदर नीचे वाले पार्ट के अंदर मैंने दिखा दिया है। ये उत्सर्जक आधार संधि पर उत्सर्जक के अधिक व आधार के कम मादित होने के कारण अवक्षय परत उत्सर्जक भाग में कम तथा आधार भाग में अधिक प्रवेशित होते हैं। इसी प्रकार संग्राहक संधि पर भी अवक्षय परत आधार क्षेत्र में अधिक तथा संग्राहक क्षेत्र में कम प्रवेशित होती है। अतः स्पष्ट है कि उत्सर्जक आधार संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई संग्राहक आधार संधि की अवक्षय परत की चौड़ाई से कम होती है और प्रायोगिक रूप से अबायसित द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर का कोई उपयोग नहीं है। ये उपयोग में कब आता है? जब इसको बायसित किया जाता है। ये केवल मात्र यहाँ जो डिप्लेशन लेयर जो बनती हैं, इन डिप्लेशन लेयर को समझने के लिए अनबायस्ड जो पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उनको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परंतु इसका अनबायस्ड जो स्थिति के अंदर इसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो बाईपोलर ट्रांजिस्टर है उसकी स्ट्रक्चर और अनबायस्ड बाईपोलर जंक्शन के अंदर जो डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन ये इसके अंदर हुआ करती हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।